नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत ओमान के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया है। बड़ी खबर, भारत ओमान के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया है। एमएसएमई और रोजगार सेक्टर को अब बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर, भारत ओमान के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। एमएसएमई और रोजगार सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 6 महीनों में भारत का ये दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड डील है और इस डील से भारत ओमान की आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान यात्रा पर हैं और इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। एमएसएमई और रोजगार सेक्टर को अब बढ़ावा मिलने वाला है क्योंकि एक डील साइन हुई है और इस डील से भारत और भी मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। भारत ओमान के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड जो है वो डील साइन हुआ है। इससे आर्थिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। 6 महीने में भारत का ये दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड डील है और इस डील से भारत ओमान की आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। भारत ओमान के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है और इससे कहीं ना कहीं भारत की स्थिति और भी सुधरने वाली है। रोजगार सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 6 महीनों में भारत का यह दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड डील है। डील से भारत ओमान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसके साथ ही भारत ओमान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, आगे इससे कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से, एनआईए कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। आतंकी साजिश केस में यूएपीए के तहत सजा तय हुई है। हिजबुल आतंकी को मदद देने का मामला साबित हुआ। सजा पर बहस के लिए 8 जनवरी की तारीख तय हो गई है। बड़ी खबर दिल्ली से, हिजबुल आतंकी को मदद देने का यह मामला साबित हो गया है और बहस के लिए अब 8 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। एनआईए कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। बड़ी खबर, आतंकी साजिश केस में यूएपीए के तहत सजा तय कर दी गई है। हिजबुल आतंकी को मदद देने का मामला साबित हुआ है। 8 जनवरी को तारीख तय की गई है जहां सजा पर बहस होगी। और बड़ी खबर, भारत ओमान ने सीईपीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सुल्तान हेतम की मौजूदगी में यह समझौता हुआ है। इससे अब बढ़ावा मिलने की, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। मस्कट से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगा, आपसी सहयोग को नई दिशा देगा। इस करार से भारत के कई प्रमुख सेक्टर्स को ओमान के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और इससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीईपीए से खासतौर पर एमएसएमई, कारीगरों और महिलाओं के उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। भारत ओमान संबंध में इस समझौते को एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम भी माना जा रहा है। और दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों पर संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र को शर्मसार करता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सदन में कागज फाड़े गए, मेजों पर चढ़कर नारेबाजी की गई और उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं दिया गया, जबकि सरकार ने विपक्ष की हर बात को गंभीरता से सुना था। उन्होंने इसे बापू के आदर्शों के खिलाफ बताया। ग्रामीण विकास और रोजगार के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और इसका सीधा फायदा गांव और गरीब परिवारों को मिला है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि इन परियोजनाओं की वजह से करीबन 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मनरेगा और अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने मजदूरी भुगतान को मजबूत किया है। अगर 15 दिन के भीतर मजदूरी नहीं मिलती तो देरी पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए भी खास सुविधाएं दी जा रही है। बात करते हुए मेरा मन व्यथित है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई। रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा, हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे, जवाब दे, तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। मित्रों, आखिर क्यों व्यथित हैं वो? ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर एक नहीं अनेकों योजनाएं आई। उनकी श्रृंखला है। 1961-62 से ऐसी योजनाएं आ रही है। एक योजना आई, कुछ दिन चली, बदल गई, उसकी जगह दूसरी आई, तीसरी आई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों योजनाएं लगातार गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। और इस योजना में क्या है? विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये मोदी जी का संकल्प है। तो रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए
जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल में ही दिल्ली के आईएसबीटी में नई इलेक्ट्रिक बसों और एक इंटर स्टेट बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। मौके पर ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पहले से ही मुनाफा कमा रहा है और ये ईवी बसें दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। इससे प्रदूषण काफी हद तक कंट्रोल में आएगा, क्योंकि ये समस्या हम पिछले 10 साल से है जो कि परेशान कर रही थी। इसलिए इसे ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जाएगा और बीजेपी स्वच्छ दिल्ली हरित दिल्ली का अपना वादा पूरा करेगी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट हमारा प्रॉफिट में तो जा ही जा रहा है और जो पॉल्यूशन की लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें ये ईवी बसें एक बहुत अहम रोल निभाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ईवी की ओर कन्वर्ट हो और दिल्ली ट्रांसपोर्ट 100% ईवी को कन्वर्ट करने की और प्रयास पूरा कर लेगी। मुझे लगता है कि उससे पॉल्यूशन में काफी कंट्रोल आएगा। ट्रांसपोर्ट डिवीजन इस बार में पूरा ध्यान दे रहा है और इंटरस्टेट बसेस भी हमने चालू कर दी है और पॉल्यूशन को ठीक करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करना, क्योंकि ये 10 साल की बीमारी थी, उसके लिए कुछ थोड़ा समय हमें लग रहा है, लेकिन मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरा करेगी। और संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन किए जाने का विरोध किया है। सांसदों का कहना है कि योजना का नाम बदलने से उसके मूल उद्देश्य पर असर पड़ेगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित की योजनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारेबाजी की और तख्तियां भी लहराई। विपक्ष ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। संसद परिसर में इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म रहा। और ओमान से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐतिहासिक सम्मान दिया गया। ओमान के सुल्तान हेथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत और ओमान के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीति और आर्थिक साझेदारी को इससे नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह सम्मान भारत के लिए गर्व का क्षण है। इससे पहले भी पीएम मोदी को कई देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। यह सम्मान भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और भी मजबूत करता है। दिल्ली में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर नई पाबंदी लागू कर दी गई है। कल रात 12 बजे से दिल्ली में बिना पीयूसीसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम का पालन न करने वाली गाड़ियों को फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही चाणक्यपुरी स्थित एक फ्यूल स्टेशन से इस नियम का वीडियो भी मौजूद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वायु प्रदूषण कम करने के लिए बेहद ही जरूरी है। इस नए नियम के बारे में अधिक जानकारी और अपडेट फिलहाल आ रही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं, अब उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की चादर छाई हुई है। इंडिया गेट और एम्स इलाके से जो वीडियो सामने आया है
उसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू है और उसके बाद भी स्थिति जो है किस तरह से धुंध नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहां का AQI 344 दर्ज किया गया है और इसे बहुत ही खराब श्रेणी में रखा गया है। नागरिकों को घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ है वो लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने की लोगों को सलाह दे रहे हैं, मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस गंभीर स्थिति पर लगातार अपडेट जो है वो मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से धुंध छाई हुई है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली बम विस्फोट मामले में जांच के दौरान एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में आरोपी यासीर अहमद डार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत के समक्ष आरोपी की हिरासत बढ़ाने की मांग की गई और इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यासीर अहमद डार को 26 दिसंबर तक NIA की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। कोर्ट परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। NIA ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। आरोपी से पूछताछ के जरिए कई अहम जानकारियां जुटाई जानी बाकी है। एजेंसी का कहना है कि डार से जुड़े संभावित नेटवर्क और साजिश के अन्य पहलुओं को उजागर करना जांच के लिए बेहद ही जरूरी है। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में भी पटियाला हाउस कोर्ट में इसी मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पेशी हुई थी। लाल किला विस्फोट प्रकरण में गिरफ्तार डॉक्टर बिलाल, नासिर मल्ला और शोएब को NIA की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान NIA ने दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उनकी हिरासत 19 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट, ओमान में भारतीय समुदाय और छात्रों से मुलाकात की। मंत्री इस दौरान मैत्री पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया, जो ओमान में भारतीय स्कूल सिस्टम के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओमान में रहने वाले भारतीय भारत से लगातार जुड़े रहते हैं और देश की हर गतिविधि से अपडेट रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत नई ऊर्जा और नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो हमारे इरादों और कामकाज में साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में ही आए आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा रही है। यही वजह है कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वो भी तब जब पूरी दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं, सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज
कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसे वे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि संगठन और कार्यकर्ता उनके लिए सबसे ऊपर है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने पर उनका फोकस रहेगा। प्रथम प्रवेश कर रहा हूं, जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को आज ग्रहण करने जा रहा हूं। प्रथम प्रवेश मेरा मिथिला से हुआ है। मिथिला मैया जानकी की धरती है। मैं प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर यह आया हूं कि मुझे जो पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको कर्तव्य निष्ठा से मैं उसका निर्वहन कर सकूं और सरकार और संगठन का समन्वय अच्छी तरह हो। कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि। नैनीताल के कैची धाम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर करीबन 50 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में गाड़ी सवार 3 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मृतकों के शव खाई से निकाले गए, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में तेज रफ्तार या वाहन के फिसलने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।